गाइस अब अपन पढ़ेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये क्या है? एक फॉर्म है किसका? सेल डेथ का एक फॉर्म है, मतलब ये एक टाइप है किसका? सेल डेथ का। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? नेक्रोसिस इज ए फॉर्म ऑफ सेल डेथ, जिसके अंदर क्या होता है? इट इज ए सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन ए लिथली इंजर्ड सेल विच इज ए पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। समझ में आ रही है? जैसे मान लो, इसको समझने के लिए, जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर आए लीथल स्टिमुलाई। ये कैसा था? प्रोग्रेसिव और क्रोनिक था। उसकी वजह से सेल क्या हो गई? इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गई। तो सेल के पास लीथल स्टिमुलाई आया जो प्रोग्रेसिव और क्रोनिक था, तो उसकी वजह से सेल क्या हो गई? इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गई। ना तो वो अडेप्ट कर पाई, अडेप्टेशन भी नहीं हो पाई, क्योंकि स्टिमुलाई क्या था? लीथल था और प्रोग्रेसिव और क्रोनिक था, यानी कि लंबे समय से लीथल स्टिमुलाई था सेल के ऊपर। जैसे हाइपोक्सिया हो गया, काफी समय से हाइपोक्सिया था सेल के ऊपर। अब हाइपोक्सिया क्या? लीथल स्टिमुलाई और काफी लंबे समय तक था, तो उससे वो इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गई। अब इरिवर्सिबली इंजर्ड हुई बात क्या होगी? उसकी सेल डेथ। अब सेल डेथ दो तरीके से हो सकती है, एक तो नेक्रोसिस से और एक अपोप्टोसिस से। अब नेक्रोसिस क्या होती है? अनप्लान्ड होती है एंड अनप्रोग्राम्ड, मतलब इसका कोई प्लान नहीं होता, ये अपने आप हो जाती है एक्सीडेंटली। मतलब इसका कोई भी प्लान नहीं होता, ये अपने आप हो जाती है एक्सीडेंटली। जैसे मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहां क्या हो गया? सेप्सिस हो गया, और वहां पे क्या हो गई? टिश्यू इंजरी हो गई। समझ में आ रही? इन्फेक्शन हो गया किसी वाउंड के अंदर। अब वो इन्फेक्शन क्या था? अनप्लान था। अपन प्लान करके तो इन्फेक्शन करेंगे नहीं। या मान लो कोई ट्रोमा हो गया, ट्रोमा की वजह से क्या होगा? वहां पे इंजरी हो जाएगी। अब उस इंजरी की वजह से वहां नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ट्रोमा भी अपन ने प्लान नहीं किया। लेकिन अपोप्टोसिस क्या होती है? प्लान्ड होती है। इसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी अपोप्टोसिस की, और ये अनप्लान्ड होता है। समझ में आ रहा है? और ये हमेशा पैथोलॉजिकल होगा, और ये पैथोलॉजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल दोनों होगा। कौन सा? अपोप्टोसिस। समझ में आ रही है? तो एक सेल था जिसके ऊपर लीथल स्टिमुलाई आया जो प्रोग्रेसिव और क्रोनिक था, उसकी वजह से सेल इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गई, फिर बाद में सेल की डेथ हो गई। अब सेल डेथ की दो फॉर्म हो सकती है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। जैसे मान लो ये सेल था, इसके ऊपर लीथल स्टिमुलाई आया और इसकी सेल डेथ हो गई। अब सेल डेथ के अंदर क्या होंगे? अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे। अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर। इन सेल ड्यूरिंग सेल डेथ, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग सेल डेथ ड्यू टू लीथल स्टिमुलाई। और वो क्या है? अनप्लान्ड और अनप्रोग्राम्ड है। और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग चेंजेस होंगे। समझ में आ रहा है? अब जो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं वो कहां पे, किसमें होने चाहिए? लिविंग टिश्यू के अंदर। जैसे मान लो ये हार्ट है, अब यहाँ पे क्या हो गया? इस्कीमिया हो गया या हाइपोक्सिया हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गया। अब इसके अंदर अपन को क्या दिखेंगे? सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगी? अब डेथ हो जाएगी इन टिश्यूज की, क्योंकि रिवर्सिबल इंजर्ड हो गया तो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कब देखने को मिलेंगे? जब ये किसका पार्ट होगा? लिविंग टिश्यू का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर मान लो जब ये इरिवर्सिबली इंजर्ड हुआ और उस टाइम पेशेंट की डेथ हो गई, मतलब जब ये इरिवर्सिबली इंजर्ड हुआ हार्ट की मसल्स, जब हार्ट की मसल इरिवर्सिबली इंजर्ड हुई
उस टाइम पेशेंट की डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या होना चाहिए, लिविंग टिश्यू होना चाहिए जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, मतलब वो पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू होना चाहिए। जैसे मान लो ये हैंड है, इसके अंदर इंजरी हो गई इरिवर्सिबल, अब इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो तभी होंगे जब ये हैंड क्या होगा, लिविंग टिश्यू का पार्ट होगा, यानी कि ये पर्सन लिविंग होना चाहिए, ये पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए। पर्सन की डेथ हो गई तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये किसका पार्ट होना चाहिए, लिविंग टिश्यू का पार्ट होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अपन ने पढ़ लिया नेक्रोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डेथ जिसके अंदर सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज मिलेंगे इन ए लिथरली इंजर्ड सेल विच इज ए पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या होना चाहिए, लिविंग टिश्यू का पार्ट होना चाहिए, यानी कि पर्सन लाइव होना चाहिए। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई। अब ये सब क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन। इन नेक्रोसिस के अंदर अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब सेल, जैसे मान लो सेल है वो लीथली इंजर्ड हो गई, अब जब सेल लिथली इंजर्ड हो जाएगी तो इसका एटीपी फॉर्मेशन का काम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये एटीपी नहीं बना पाएगी क्योंकि सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। सेल का मेटाबॉलिज्म क्यों डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सेल लिथली इंजर्ड हो गई। अब सेल लिथली इंजर्ड हो गई तो उसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब जो पायरुविक एसिड होगा वो क्रेब साइकिल के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनहिबिट हो गया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनहिबिट हो गया तो पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर नहीं जा पाएगा। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड क्या करेगा, पीएच डिक्रीज कर देगा और अब क्या हो जाएगा, सेल एसिडिक हो जाएगा, सेल का एनवायरमेंट, सेल के अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाएगा। अब ड्यू टू एसिडिक एनवायरमेंट इंट्रासेलुलर प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। तो कौन कौन से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा, एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होंगे, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सेल को, जो सेल के साइटोस्केलेटन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका डीनेचुरेशन हो गया। और फंक्शनल प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया। फंक्शनल प्रोटीन में क्या आएंगे, जो सेल के अंदर एंजाइम्स है, एंजाइम्स कहाँ के बने हुए होते हैं, एंजाइम्स बने हुए होते हैं प्रोटीन के। तो फंक्शनल प्रोटीन कौन से होते हैं, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स का भी डीनेचुरेशन होने लग जाएगा। तो डीनेचुरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा। अब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर, जिससे डीनेचुरेशन होगा। एक तो इस कारण से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, और दूसरा कारण क्या है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का, ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल। सेल का क्या हो रहा है, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है। अब एंजाइमेटिक डाइजेशन क्यों हो रहा है ये समझते हैं अपन। अब एंजाइमेटिक डाइजेशन क्यों हो रहा है, जैसे मान लो सेल है, अब सेल के ऊपर लीथल इंजरी हुई, लीथल इंजरी होने की वजह से लाइसोसोम क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, लाइसोसोम फट जाएंगे। लाइसोसोम के अंदर क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब लाइसोसोम क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया। लाइसोसोम ब्रस्ट होते ही क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम लीक आउट कर जाएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम लीक आउट कर जाएंगे। और लाइसोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक इन नेचर होते हैं और डेंजरस होते हैं। अब ये क्या कर देंगे, प्रोटियोलाइसिस कर देंगे और क्या कर देंगे, एंजाइमेटिक डाइजेशन। अब लाइसोसोमल एंजाइम बाहर निकल जाएंगे जब सेल के अंदर, तो ये क्या कर देंगे, एंजाइमेटिक डाइजेशन कर देंगे सेल का। एंजाइमेटिक डाइजेशन कैसे करेंगे, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देंगे, प्रोटियोलाइसिस, और फॉस्फोलिपिड का डीनेचुरेशन कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीएज भी होता है। प्रोटीएज होगा जो प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, और लाइपेज होगा जो लाइपेज फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन कर देगा। फॉस्फोलिपिड किसके बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बने हुए होते हैं, तो उनको अलग अलग कर देगा, लिपिड को अलग कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देगा। तो इसके एंजाइम बाहर निकल जाएंगे लाइसोसोम के और उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे सेल को।
समझ में आ रही है? तो नेक्रोसिस क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ए लीथली इंजर्ड सेल। जो किसका पार्ट होना चाहिए? पार्ट ऑफ लिविंग टिश्यू। और नेक्रोसिस क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये क्या है? सेल डेथ का टाइप है। अब वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो ड्यू टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन, ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल, ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम लीक आउट, ड्यू टू ब्रस्ट ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम जब फट जाएंगे। और क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन आल्सो डिसरप्टेड। अब जब सेल इंजर्ड होगा तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी? डिसरप्टेड हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर भी इंजरी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन में भी। तो सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हो जाएगी तो सेल के अंदर का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा। सारा कंटेंट कहाँ आ गया? बाहर आ गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हो गई तो सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे सेल के। एंजाइम्स कौन से? जो लाइसोसोम ब्रस्ट हुआ है, लाइसोसोम के एंजाइम अब बाहर आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर वाले कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। सो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस आल्सो कम आउट लाइक डेंजरस लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो क्या है? इंजूरियस सब्सटेंस है। अब जब इंजरी होगी, क्योंकि बाहर लाइसोसोमल एंजाइम बाहर आ गए, जिसकी वजह से क्या होगी? इंजरी हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर वाले इन्वायरमेंट की, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की इंजरी होगी। और कहीं भी इंजरी होती है तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है वहां पे। इंजरी के साथ में कौन एसोसिएटेड रहता है? इन्फ्लामेशन। तो डेंजरस लाइसोसोमल एंजाइम बाहर आ जाएंगे तो वो क्या है? इंजूरियस सब्सटेंस है। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बाहर आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर तो वो क्या कर देंगे? इंजरी कर देंगे, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम डेंजरस होते हैं, विच कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। तो ये हाल मार्क होता है नेक्रोसिस का, कि नेक्रोसिस के अंदर क्या मिलेगा अपन को? इन्फ्लामेशन दिखेगा, लेकिन अपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है वो लीक आउट नहीं होता सेल के अंदर से बाहर। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस लीक नहीं होगा तो लाइसोसोमल एंजाइम बाहर नहीं आएंगे, लाइसोसोमल एंजाइम बाहर नहीं आएंगे तो टिश्यू इंजरी नहीं होगी, टिश्यू इंजरी नहीं होगी तो इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। तो कहीं भी इंजरी होती है अपन को पता है इन्फ्लामेशन होगा। और नेक्रोसिस के अंदर क्या हो रहा है? डेंजरस एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम बाहर निकल जाएंगे सेल के, जो क्या कर देंगे? इंजरी कर देंगे। और कहीं भी इंजरी होगी उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा वहां पे। अपन कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। अब जैसे नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल प्रोसेस है और साथ में अनरेगुलेटेड भी है, यानी कि नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस की कोई प्लानिंग नहीं होती, मतलब वो अनप्लान्ड होती है और एक्सीडेंटल होती है, मतलब अपने आप हो जाती है, उसकी कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है अपन को, वो अपने आप हो जाएगी, एक्सीडेंटल है। साथ में वो क्या है? अनरेगुलेटेड भी है, मतलब उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अनरेगुलेटेड है। और नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड रहती है। क्यों? क्योंकि जब नेक्रोसिस होगी तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो लाइसोसोमल एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। लाइसोसोमल एंजाइम जब बाहर आ जाएंगे तो वो करेंगे टिश्यू डैमेज। और जब भी कहीं पर टिश्यू का डैमेज होगा वहां पे क्या एसोसिएटेड रहेगा? इन्फ्लामेशन। समझ में आ रही है? और नेक्रोसिस क्या है? अनरेगुलेटेड है। और नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल, नेक्रोसिस क्या होता है? पैथोलॉजिकल होता है ऑलवेज। समझ में आ रही है? अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड सेल विच आर कॉल्ड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। जब नेक्रोसिस होता है तो सेल की इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर से कुछ, जैसे मान लो ये सेल था, इसकी इंजरी हो गई, यानी कि नेक्रोसिस हो गया, इसका सेल डेथ हो गई, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे सेल में से। सम स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड सेल, तो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस बाहर निकल जाएंगे सेल में से, जिनको अपन क्या बोलेंगे? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, डीएमपी। अब जैसे एटीपी कहां से निकलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। और यूरिक एसिड कहां से आ रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए प्रोडक्ट। तो अपन को पता लग जाएगा, स्पेसिफिक है ये। जैसे एटीपी कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से।
यूरिक एसिड कहाँ से आएगा, अपन को पता है यूरिक एसिड कहाँ से निकलेगा, जब डीएनए का मेटाबॉलिज्म होगा, जब डीएनए टूटेगा तो उसके अंदर से क्या आएगा, यूरिक एसिड। तो ये स्पेसिफिक है, मतलब अपन को पता लग जाएगा कि एटीपी कहाँ से आ रहा है। एटीपी आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हुआ होगा, इसकी वजह से कहाँ क्या निकल रहा है, सेल के बाहर एटीपी निकल रहा है, यानी कि स्पेसिफिक है। अपन को पता लग रहा है कि एटीपी कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है, और यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है, डीएनए के मेटाबॉलिज्म से आ रहा है। तो ये स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है, समझ में आ रही है। अब एक और पॉइंट है, सम प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द सेल इन द नेक्रोसिस एंड कम इन द सर्कुलेशन। अब जब नेक्रोसिस होगा कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे सेल में से, और फिर वो कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे, सर्कुलेशन में। अब वो सर्कुलेशन में आ गए तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि वो कौन से सेल से आए हैं, और अपन को पता लग सकता है कि कौन से सेल की इंजरी हुई होगी या कौन से सेल का नेक्रोसिस हुआ होगा। जैसे मान लो कार्डियक मसल है, अब कार्डियक सेल्स होते हैं यानी कार्डियक मसल सेल, इसके अंदर होते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ये क्या होते हैं, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल के अंदर। अब जब मान लो कार्डियक मसल की इंजरी होगी और इसका नेक्रोसिस होगा तो इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी मसल सेल की, और इसके अंदर से क्या निकल जाएंगे, ट्रोपोनिन बाहर आ जाएंगे और ट्रोपोनिन ब्लड के अंदर आ जाएंगे। अब जब अपन ब्लड टेस्ट करेंगे और अपन को ट्रोपोनिन मिलेंगे ब्लड के अंदर, एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्रोपोनिन, मतलब ट्रोपोनिन का लेवल एलिवेटेड मिलेगा अपन को, कब, जब मायोकार्डियल इंजरी होगी। और मायोकार्डियल इंजरी कब होगी, जैसे मान लो मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है किसी को, यानी कि एमआई का अटैक आया है किसी को, उसके लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था और आपने क्या किया, उसका ब्लड टेस्ट किया, उसका ट्रोपोनिन लेवल चेक करा, तो ट्रोपोनिन लेवल क्या आया, हाई आया। तो इसका मतलब अपन को ये पता लग रहा है कि ट्रोपोनिन हाई आया है, तो इसका मतलब कार्डियक मसल की इंजरी हुई है, कार्डियक मसल की इंजरी हुई है तो उसका नेक्रोसिस हुआ है कार्डियक मसल का। तो अपन को ये पता लग गया कि कार्डियक मसल की इंजरी हुई है स्टेज से, समझ में आ गया ना। तो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं इसके अंदर डायग्नोसिस करने के अंदर। जैसे मान लो ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ये कहां से निकलते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर निकलते हैं, सेल के अंदर से ब्लड के अंदर, समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो लीवर है, लीवर की इंजरी होगी, जैसे मान लो किसी को एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, अब अपन उसकी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर उसके लीवर सेल की इंजरी होगी, तो अब अपन लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। अब उसके अंदर क्या देखेंगे कि लीवर सेल की इंजरी होगी तो उसके लीवर के अंदर से कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस बाहर आएंगे जो केवल लीवर के अंदर ही मिलते हैं। जब वो ब्लड के अंदर एलिवेटेड मिलेंगे तो अपन को ये पता लग जाएगा कि लीवर सेल के अंदर इंजरी हुई है, तो उसके अंदर क्या हो रखा है, लीवर इंजर्ड हो गया। जैसे मान लो पर्सन क्रोनिक एल्कोहल है तो उसके अंदर अपन ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसका लीवर इंजर्ड हुआ है या नहीं हुआ। अब अपन पढ़ेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब अपन टाइप ऑफ नेक्रोसिस पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग गलत है, इसके अंदर ए भी आएगा, यहाँ पे कोए के बाद COA आएगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है इसके अंदर। अब अपन कोगुलेटिव नेक्रोसिस का पता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, तो अपन नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, किसके अंदर, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर अपन नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप का नेक्रोसिस है, तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे अपन ज्यादा, और बाकी नेक्रोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या है, कॉजेज देखते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस के। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू एन टिश्यू। अब वो किसकी वजह से हो सकती है, जैसे मान लो इस्कीमिया हो जाए किसी ऑर्गन का,
इस्कीमिया के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है किसी ऑर्गन की। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो साथ में ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है, मोस्ट कॉमन हाइपोक्सिया की वजह से। लेकिन ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता। ब्रेन के अंदर जब हाइपोक्सिया होगा, जब ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया होगा या इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया को अपन हाइपोक्सिया से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्कीमिया की वजह से ही हाइपोक्सिया होता है। अगर मान लो ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया या इस्कीमिया की वजह से इंजरी होगी तो उसके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा, उसमें होगा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता, कोलेजन नहीं होता। समझ में आ रही है? तो कभी भी इस्कीमिया या हाइपोक्सिया होगा किसी भी टिश्यू का तो उसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लेकिन ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता। ब्रेन में क्या नहीं होता, कोलेजन नहीं होता, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है किसमें, ब्रेन में। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज सीवियर बर्न। अब एक होता है जेंकर डिजनरेशन। जेंकर डिजनरेशन क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ मसल लाइक रेक्टस एब्डोमिनिस सीन इन पेशेंट विद सीवियर टॉक्सीमिया। जैसे मान लो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा मसल्स का लाइक रेक्टस एब्डोमिनिस। जैसे मान लो किसी पर्सन को टाइफाइड है, एंटेरिक फीवर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया टाइफाइड का। अब उसकी वजह से पेशेंट किस में चला गया, टॉक्सीमिया में चला गया, सीवियर टॉक्सीमिया। उसके ब्लड के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर टाइफाइड के टॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का क्या हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में कि टिश्यू आर्किटेक्चर इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस मेंटेन फॉर सेवरल डेज। टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन होता है किसके अंदर, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। समझ में आ रहा है, काफी दिनों तक, मतलब टिश्यू का आर्किटेक्चर सेम रहेगा काफी दिनों तक, मतलब टिश्यू की मॉर्फोलॉजी खराब नहीं होगी। समझ में आ रहा है, काफी दिनों तक। अब अपन पढ़ेंगे ड्राई गैंग्रीन के बारे में। ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, लोअर लिम्ब। जैसे मान लो ये लोअर लिम्ब है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, लॉस हो जाए। अब इसको क्या बोलेंगे, इस्कीमिया बोलेंगे, जिसमें ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है। इस्कीमिया का मतलब ये होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ एनी टिश्यू या ऑर्गन। अब क्या हुआ, लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई लॉस हो गई, उसकी वजह से वहां हाइपोक्सिया हो जाएगा और फिर नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि सेल डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस फुट का कलर कैसा हो जाएगा, ये जो पैर है इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। साथ में ब्लड सप्लाई तो लॉस हो ही रखी थी और इस फुट का कलर कैसा हो गया, ब्लैक। लेकिन इसको बोलेंगे अपन कोगुलेटिव नेक्रोसिस। यू विल सी कैरेक्टरिस्टिक लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लोअर लिम्ब विल शो ब्लैक कलर, यानी कि फुट कैसा दिखने लग जाएगा, ब्लैक कलर का। लेकिन इसका आर्किटेक्चर यानी कि टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा। जैसे मान लो पैर पहले ऐसा दिख रहा था तो अभी भी ऐसा ही दिखेगा, मतलब इसका आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा, इसकी शेप साइज सब मेंटेन रहेगी। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई लॉस हो गई, यानी कि डेथ होने लग जाएगी यहाँ के टिश्यूज की और सेल्स की। लेकिन आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा, इसको बोलेंगे अपन ड्राई गैंग्रीन। लेकिन मान लो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए ड्राई गैंग्रीन में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेट गैंग्रीन में। जब इसमें सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और वेट गैंग्रीन के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, मतलब इसका आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा और इसको बोलते हैं अपन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो वेट गैंग्रीन किसका टाइप है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो ड्राई गैंग्रीन किसका टाइप है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन है। कौन से में, ड्राई गैंग्रीन के अंदर। और मैंने बताया था कोगुलेटिव नेक्रोसिस में टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है। अब अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सेल आउटलाइन इज प्रिजर्व, साइटोप्लाज्मिक चेन देखेंगे पहले अपन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में।
सेल आउटलाइन इज प्रिजर्व बट सेल डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली। जैसे मान लो किसी सेल का नेक्रोसिस हुआ तो इसके अंदर पहले न्यूक्लियस थी और ऑर्गेनेली थे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, उसके बाद क्या होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन तो इंटेक्ट रहेगी, सेल की आउटलाइन तो इंटेक्ट रहेगी, लेकिन क्या लॉस हो जाएगी, न्यूक्लियस भी लॉस हो जाएगी और ऑर्गेनेली भी लॉस हो जाएंगे, तो केवल इसकी आउटलाइन मेंटेन रहेगी। जैसे मान लो ये कई सारे सेल हैं, इनकी आउटलाइन तो मेंटेन है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस भी लॉस हो गई और ऑर्गेनेली भी लॉस हो गए, तो ऐसा लगेगा कई सारे पत्थर एक जगह पड़े हुए हैं। इसको बोलेंगे अपन टॉमस्टोन अपीयरेंस, टॉमस्टोन अपीयरेंस। इसके अंदर क्या हो रहा है, आउटलाइन तो मेंटेन रहेगी सेल की, लेकिन ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस का लॉस हो जाएगा। अब एक और पॉइंट है, सेल बिकम मोर यूसिनोफिलिक। इसका मतलब क्या है, एक स्टेन होती है हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टेन, इसको समझना। हिमेटॉक्सिलिन स्टेन किस पे बाइंड करती है, ये बाइंड करती है न्यूक्लिक एसिड पे, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए और डीएनए सबसे ज्यादा कहां होते हैं, न्यूक्लियस में। और हिमेटॉक्सिलिन स्टेन कौन सा कलर देती है, ब्लू कलर या वॉयलेट कलर। तो न्यूक्लियस कैसी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए और आरएनए, और हिमेटॉक्सिलिन बाइंड करती है न्यूक्लिक एसिड पे, तो न्यूक्लियस का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। और इयोसिन कहां बाइंड करती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से, और इयोसिन कौन सा कलर दे देगी फिर सेल को, वॉयलेट और पिंक कलर। समझ में आ रहा है। तो हिमेटॉक्सिलिन बाइंड करती है कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और न्यूक्लिक एसिड है वहां पर, और साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा क्या होते हैं, आरएनए तो होते हैं साइटोप्लाज्म में भी, जिनको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्मिक आरएनए, लेकिन साइटोप्लाज्मिक आरएनए का अमाउंट कम होता है, तो इसलिए इयोसिन ज्यादा बाइंड करती है साइटोप्लाज्म में, तो कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट कलर का। समझ में आ रही है। लेकिन जब नेक्रोसिस होगा तो जो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्मिक आरएनए था वो भी लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए, तो अब और ज्यादा इयोसिन बाइंड करने लग जाएगी। पहले तो क्या था, यहाँ पर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्मिक आरएनए प्रेजेंट था, तो थोड़ी बहुत इयोसिन के साथ साथ हिमेटॉक्सिलिन भी बाइंड करती थी यहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो थोड़ा बहुत था वो भी लॉस हो गया, तो अब हिमेटॉक्सिलिन बिल्कुल बाइंड नहीं करेगी यहाँ पे, केवल डीनेचुरेटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और आरएनए का क्या हो जाता है, लॉस, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब इयोसिन तो किससे बाइंड कर जाएगी, डीनेचुरेटेड प्रोटीन से, क्योंकि इयोसिन किससे बाइंड करती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से, लेकिन इसके अंदर आरएनए था उसका लॉस हो गया, तो हिमेटॉक्सिलिन बाइंड ही नहीं करेगी साइटोप्लाज्म में, तो इयोसिनोफिलिया इंक्रीज हो जाएगा, तो सेल बिकम मोर इयोसिनोफिलिक on H stain due to loss of cytoplasmic RNA, accumulation of denatured protein। समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म बिकम मोर ग्लासी अपीयरेंस ड्यू टू लॉस ऑफ ग्लाइकोजन। समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्म हैज मोथ ईटन अपीयरेंस ड्यू टू लॉस ऑफ ऑर्गेनेली। अब इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये सेल था, इसके अंदर यहां पर ऑर्गेनेली था, यहां पर ऑर्गेनेली था, अब ये ऑर्गेनेली क्या हुए, नेक्रोसिस के अंदर खत्म हो गए, तो अब ये कैसा लग रहा है, जैसे जगह जगह से किसी ने खा लिया सेल को, यहां से भी खा गया किसी ने सेल, यहां से भी खा गया, यहां से भी खा गया, तो यहां से भी ऑर्गेनेली गायब हो गए, यहां से भी हो गए, यहां से भी हो गए, तो ऐसा लगेगा जैसे मोथ ने खा गया जगह जगह से, तो इसको लग रहा है मोथ ईटन अपीयरेंस ड्यू टू लॉस ऑफ ऑर्गेनेली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेली गायब हो गए, तो ऐसा लग रहा है किसी ने खा गया इन्हें ऑर्गेनेली को, तो इसलिए अपन बोलेंगे मोथ ईटन अपीयरेंस। अपन ने हम न्यूक्लियर चेंज, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस पढ़ लिए, हम न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पिक्नोसिस, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। ये देखो कंडेंसेशन हो गया क्रोमेटिन का न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन होने लग जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन पिक्नोसिस। उसके बाद होगा कैरियोक्सिस, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल।
फिर होगा कैरियोलाइसिस, यानी कि डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट खत्म हो जाएगी न्यूक्लियस, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थी वो अब खत्म हो गई, तो सेल कैसा दिखेगा? गोस्ट सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि भूतिया सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस गायब हो गई। समझ में आ रही है? मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन से एसोसिएटेड होते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में? हार्ट मोस्ट कॉमन, अदर लीवर, किडनी, स्प्लीन। अब अपन पढ़ेंगे इन्फार्क्ट क्या होता है। इन्फार्क्ट क्या होता है? एरिया ऑफ नेक्रोसिस यूजुअली कोगुलेटिव। ये एक क्या होता है? एरिया ऑफ नेक्रोसिस होता है जो मोस्टली कौन सा होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इन्फार्क्ट क्या होता है? इन्फार्क्ट एरिया ऑफ नेक्रोसिस होता है जो मोस्टली कौन सा नेक्रोसिस होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। प्रोड्यूस ड्यू टू इस्कीमिया। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है व्हाइट इन्फार्क्ट, आल्सो कॉल्ड पेल और एनीमिक इन्फार्क्ट। इसके अंदर क्या होता है? ये सॉलिड ऑर्गन में दिखता है विद सिंगल ब्लड सप्लाई। जैसे मान लो किसी ऑर्गन की सिंगल ब्लड सप्लाई थी, उसके अंदर ब्लड सप्लाई का लॉस हो गया, तो अब इसके अंदर क्या दिखेगा? व्हाइट इन्फार्क्ट दिखेगा। और वो ऑर्गन कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हार्ट और किडनी और स्प्लीन। इनकी सिंगल ब्लड सप्लाई होती है, मतलब इनकी एक ही आर्टरी सप्लाई करती है इनको, सिंगल आर्टरी, डुअल सप्लाई नहीं होती। समझ में आ रही है? इनको दो आर्टरी सप्लाई नहीं करती, सिंगल आर्टरी सप्लाई होती है। अब रेड इन्फार्क्ट होता है अकर्स इन ऑर्गन विथ मल्टीपल ब्लड सप्लाई और अकर्स ड्यूरिंग रीपरफ्यूजन इंजरी। जैसे मान लो ये मायोकार्डियल सेल था, अब यहाँ पर क्लोट बना हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लोट की वजह से स्कीमिया हुआ, स्कीमिया की वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, जिसको क्या बोलते हैं अपन? इन्फार्क्ट बोलते हैं। अब मान लो आपने एंजियोप्लास्टी कर दी और यहां से क्लोट हट गया, तो इसके रीपरफ्यूजन हुआ, मतलब दोबारा ब्लड का परफ्यूजन हुआ ऑर्गन के अंदर, उसकी वजह से क्या होगी? यहाँ पर इंजरी होगी, रीपरफ्यूजन इंजरी बोलते हैं उसे, ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। रीपरफ्यूजन की वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल आएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर इंजरी होगी। मतलब ये क्लोट जब रिमूव हुआ एंजियोप्लास्टी से, तो दोबारा ब्लड आया ना यहाँ पे, तो उसके साथ में फ्री रेडिकल भी आ गए, साथ में फ्री रेडिकल आएंगे और यहाँ पर इंजरी कर देंगे, तो उसकी वजह से रेड इन्फार्क्ट होगा यहाँ पे। साउंड में आ रहा है? और ये क्या है? मल्टीपल ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन में दिखते हैं, जैसे लीवर, लंग, इंटेस्टाइन। साउंड में आ गया? अपन ने कोगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल बाय लाइसोसोमल एंजाइम। इस उसके अंदर तो क्या था कोगुलेटिव नेक्रोसिस में? डीनेचुरेशन हो रहा था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम्स भी किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के, है ना, प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंजाइम्स भी। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में एंजाइम का भी डीनेचुरेशन हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में एंजाइम का भी डीनेचुरेशन हो गया, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का भी क्या हो गया? डीनेचुरेशन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का भी वहां क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो प्रोटियोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगा, कहां पे? कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो इसीलिए वहां पर टिश्यू आर्किटेक्चर मेंटेन रहेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो कुछ दिनों बाद उनका टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से एंजाइमेटिक डाइजेशन पहले ही हो गया, तो डेड टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू बैग ऑफ लिक्विड, बैग ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसका एग्जांपल क्या है? इस्कीमिया ऑफ ब्रेन causes liquefactive necrosis, not coagulative necrosis। जब ब्रेन के अंदर इस्कीमिया होगा, किसी भी ऑर्गन का इस्कीमिया होता है, जैसे मान लो हार्ट का इस्कीमिया होगा, तो उसके अंदर क्या होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। लेकिन ब्रेन के अंदर क्या होगा? इस्कीमिया की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, बिकॉज कोलेजन इज एब्सेंट, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोलेजन एब्सेंट होता है, सो देयर इज नो स्ट्रोमल सपोर्ट, सो आर्किटेक्चर इज लॉस, क्योंकि वहां पे कोलेजन नहीं होता ब्रेन में। तो कहीं ब्रेन के अंदर जब भी इस्कीमिया होगा तो वहां पे क्या होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, बिकॉज वहां पे कोलेजन एब्सेंट होता है, सो देयर इज नो स्ट्रोमल सपोर्ट, तो वहां पर आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा।
और कहां पे दिखेगा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? एप्सिस कैविटी के अंदर। जैसे मान लो कहीं भी एप्सिस है, उसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होगा, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मोस्टली किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? इन्फेक्शन के साथ। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मोस्टली इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहता है। जैसे मैंने बताया था, जब ड्राई गैंग्रीन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया का, सीवियर इन्फेक्शन हो गया ड्राई गैंग्रीन के अंदर, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेट गैंग्रीन में। तो किसी भी एप्सिस के अंदर क्या दिखेगा अपन को? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड रहता है। और वेट गैंग्रीन मैंने पहले ही बता दिया, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ड्राई गैंग्रीन। समझ में आ गया? अब है कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस ग्रोसली कैसा दिखता है? चीजी व्हाइट अपीयरेंस। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि कैशियस नेक्रोसिस कैसा दिखता है? चीजी व्हाइट अपीयरेंस, येलो व्हाइट डेब्रीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। कैसी? येलो और व्हाइट डेब्रीज प्रेजेंट होगी इसके अंदर। अब इसकी माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखेगा? जब अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसका एग्जांपल है टीबी। इसके अंदर अपन को क्या दिखेगा? बीच में तो कैशियस नेक्रोसिस दिखेगा। ये देख लो, कैशियस नेक्रोसिस दिख रहा है बीच में। मैक्रोफेजेस वॉल ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉल्ड ऑफ मतलब कैशियस नेक्रोसिस को कौन चारों तरफ घेर के रखेगा? मैक्रोफेजेस, जिसको बोलेंगे अपन ग्रेनुलोमा। बीच के अंदर कैशियस नेक्रोसिस हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या है? एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स क्या होती है? मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। तो बीच में कैशियस नेक्रोसिस है, इसके चारों तरफ क्या है? एपिथेलियोइड सेल्स। और एपिथेलियोइड सेल के पास में क्या है? जायंट सेल। जायंट सेल क्या होती है? जब 2 या 3 मैक्रोफेजेस आपस में मिल जाती है तो वो बना लेती है जायंट सेल। जब 2 या 3 मैक्रोफेजेस आपस में मिल जाएगी तो उनको बोलेंगे जायंट सेल। तो कैशियस नेक्रोसिस की माइक्रोस्कोप में अगर अपन देखेंगे तो बीच में तो अपन को दिखेगा कैशियस नेक्रोसिस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैशियस नेक्रोसिस में एक तो चीजी व्हाइट कलर का दिखेगा बीच में से, और इसके अंदर क्या है? टीबी का पैथोजन। टीबी का पैथोजन है और डैमेज सेल है किसके अंदर? कैशियस नेक्रोसिस के अंदर बीच में। और इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? मैक्रोफेजेस, जिनको बोलेंगे अपन मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। क्या नाम है? एपिथेलियोइड सेल। और उसके पास में क्या है? जायंट सेल। तो ये क्या है? कैशियस ग्रेनुलोमा। समझ में आ रही है? किसमें दिखता है? टीबी के अंदर मोस्टली, ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलिस के अंदर। बीच के अंदर है कैशियस नेक्रोसिस। बीच में तो क्या है? कैशियस नेक्रोसिस है, इसके चारों तरफ क्या है? बीच में कैशियस नेक्रोसिस है, इसके चारों तरफ एपिथेलियोइड सेल है। एपिथेलियोइड सेल मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है, और ये क्या है? जायंट सेल्स है। और बीच में डैमेज सेल और टीबी पैथोजन है। कैशियस नेक्रोसिस जहां पे हो रहा है अंदर की साइड, उनको कौन घेर रखा है? वॉल्ड ऑफ का मतलब क्या है? घेर रखे। यहाँ पे लिखना वॉल्ड ऑफ, वॉल्ड ऑफ बाय मैक्रोफेजेस वॉल्ड ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। मतलब चारों तरफ से घेर के रख रखी है मैक्रोफेजेस। किसको? इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को, ताकि ये यहाँ पर ही फिक्स हो जाए, बाहर नहीं जाए। समझ में आ रही है? तो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अंदर की साइड कैशियस नेक्रोसिस कर रहा है। इसका एग्जांपल हो गया टीबी, सिफिलिस। माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखेगा? पिंक ग्रेनुलर अपीयरेंस। पिंक ग्रेनुलर अपीयरेंस दिखेगी इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली। एक फैट नेक्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है? एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में सीन इन पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। जैसे मान लो पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? पेनक्रियाज है, इसका हो गया पेनक्रियाटाइटिस। अब इसके अंदर से पेनक्रियाटाइटिस में जो एसिनर सेल है, किसकी? पेनक्रियाज की एसिनर सेल। पेनक्रियाज के एसिनर सेल्स है, उसके अंदर से क्या निकलने लग जाएंगे? लाइपेज एंजाइम। देखो, लाइपेज रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाटिक एसिनल सेल अटैक द फैट सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे फैट सेल की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करने लग जाएंगे,
पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटाइटिस हुआ, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां के सेल डैमेज हो गए, किसके, एसिनार सेल डैमेज हो गए। एसिनार सेल डैमेज हो गए तो उनमें से क्या निकलने लग गया, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वहां पर फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा तो फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाएंगे। फ्री फैटी एसिड रिलीज फ्रॉम फैट सेल मेम्ब्रेन। अब वो फ्री फैटी एसिड किसके साथ बाइंड करेंगे, कैल्शियम के साथ, और वो क्या करेंगे, चौकी वाइट अपीरियंस डिपोजिट हो जाएगी। चौकी वाइट अपीरियंस, ऐसे चौकी वाइट अपीरियंस डिपोजिट हो जाएगी वहां पे, जिसको बोलेंगे सपोनिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में लाइपेज एंजाइम निकल रहा है, कहां से, एसिनार सेल से। एसिनार सेल से लाइपेज एंजाइम निकल गया, उसने क्या किया, फैट सेल मेम्ब्रेन का डाइजेशन, क्योंकि लाइपेज एंजाइम का क्या होता है काम, फैट का डाइजेशन करना। तो लाइपेज एंजाइम फैट मेम्ब्रेन का डाइजेशन करेगा, वहां से निकलेगा फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा और चौकी वाइट डिपोजिट हो जाएगा वहां पे, जिसको बोलेंगे अपन सपोनिफिकेशन ऑफ फैट। इसको बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। एक होता है ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट इंजरी हो जाए। ट्रोमा से समझ में आ रहा है, कोई भी इंजरी के साथ एसोसिएटेड फैट नेक्रोसिस। ब्रेस्ट के अंदर इंजरी हो जाए, ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, फैट होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फैट का नेक्रोसिस हो जाएगा ट्रोमा की वजह से। या सबक्यूटेनियस फैट के अंदर क्या हो जाए, इंजरी हो जाए। अब लास्ट नेक्रोसिस का टाइप पढ़ते हैं, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में क्या है, फिब्रिनोइड प्लस इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाएगा। इसके अंदर फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में फिब्रिनोइड का और इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाएगा। अब इसके अंदर फिब्रिन कहां से आ रहा है, फिब्रिन प्लस इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो रहा है, तो फिब्रिन आ रहा कहां से है, यहां पर, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है किसको, सेल वॉल को डैमेज कर रहा है। सेल वॉल या वेसल वॉल, वेसल वॉल लिख देना। जैसे ये मान लो ब्लड है, ब्लड वेसल है, इसकी ये वॉल है, यहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स आके बैठ जाएगा। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इंजरी कर देगा ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा इम्यून कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंजरी हो जाएगी। अब जैसे ही इंजरी होगी तो कोगुलेशन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी वेसल के अंदर, क्योंकि वहां पे कौन डिपॉजिट हो गया, दे डैमेज दी वेसल वॉल। डैमेज कैसे हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से। अब जब डैमेज होगा वेसल वॉल का, वहां ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोगुलेशन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। और अपन को पता है कोगुलेशन पाथवे में कहा क्या फॉर्म होता है, आखिरी के अंदर फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है आखिरी में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हो रहे हैं कहां पर, ब्लड वेसल वॉल में। इम्यून कॉम्प्लेक्स डैमेज कर रहे हैं ब्लड वेसल वॉल को, तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोगुलेशन पाथवे में आखिरी में क्या बनेगा, फिब्रिन बनेगा। तो फिब्रिन यहां से आ रहा है, समझ में आ गया। अब ये फिब्रिन यहां पर डिपोजिट हो जाएगा। तो अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पिंक अमोर्फस होमोजीनियस अपीयरेंस दिखेगी किसकी, फिब्रिन की। कैसी अपीयरेंस दिखेगी, पिंक अमोर्फस होमोजीनियस अपीयरेंस, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इसका एग्जांपल क्या है, वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस किसमें दिखेगा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में बीपी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर। अब उसकी वजह से ब्लड वेसल वाल डैमेज हो जाएगी। ब्लड वेसल वाल डैमेज होगी तो उसके अंदर फिब्रिन का डिपोजिशन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पिंक अमोर्फस ग्रेनुलर होमोजीनस अपीयरेंस हो जाएगा। पिंक अमोर्फस होमोजीनस अपीयरेंस हो जाएगा ड्यू टू फिब्रिन। और नेक्रोसिस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू टिश्यू इंजरी। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से वहां टिश्यू इंजरी हो रही है। और इम्यून कॉम्प्लेक्स कहां डिपोजिट होता है, एसएलई के अंदर, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। और रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के अंदर एस्कॉफ नोडुल भी किसका एग्जांपल है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस का एग्जांपल है। समझ में आ गया। तो ये खत्म हो गया नेक्रोसिस का लेक्चर यहीं।